तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर हम बात कर रहे हैं। दिसंबर 2008 में यूजीसी समाज कार्य में ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे। आज मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ पार्ट 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने दिसंबर 2018 के संबंध में 2 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। हर एक प्रश्न के जो 4 ऑप्शन है उस पर मैं आप लोगों से व्याख्या करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, और भी फैक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर, आज का पहला प्रश्न है और दिसंबर 2018 का ये जो प्रश्न पत्र है उसका क्वेश्चन नंबर 93 है। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि पुअर लॉ 1601 पुअर लॉ 1601 के प्रावधानों के अनुसार आपको बात करना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का उल्लेख निर्धनों को रखने के लिए कानून नहीं किया गया था। ध्यान से सुनो, जो पुअर लॉ एलिजाबेथन पुअर लॉ जो कानून था गरीब राहत के लिए, जिसको आप लोगों ने 43A के नाम से भी जानते हैं, एलिजाबेथ के नाम से परिभाषित करता है। ये बेसिकली गरीब राहत कानून है। गरीब राहत कानून कब आया था भाई, कौन बताएगा? या अधिनियम? 1601। हाँ, 1601 यही सही जवाब हो जाएगा, 1601। अब इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रश्न में पूछा कि किस स्थान का उल्लेख है निर्धनों को रखने के लिए कानून में नहीं किया गया था, मतलब निर्धन व्यक्तियों को रखने के लिए इस कानून में नहीं किया गया था एलिजाबेथन पुअर लॉ में। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ 4 ऑप्शन को लेकर। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि कार्य यानी वर्क होम की बात कर रहा है, यानी कार्य गृह। दूसरी बात कर रहा है आपसे भिक्षागृह, भिक्षागृह बोलते हैं इसको, अलम्स होम कहते हैं। और तीसरा आपको बात कर रहा हूँ व्यवस्थापन गृह, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट हाउस। और एक होता है आपका सुधार गृह, करेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे करेक्शन होम। तो बताइए जरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आपके लिए? सेटलमेंट नहीं होना। बिल्कुल सही जवाब। समझौता बस्ती आंदोलन सेटलमेंट मोमेंट एक सुधारवादी सामाजिक आंदोलन था, ठीक है, ये आंदोलन है। सही जवाब आपने सोचा है, ये आंदोलन है। अब जिसको ये इसके बारे में पता नहीं है, सारा गिरी मिल रहा था, तो चलो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह आंदोलन 1880 के दशक में शुरू हुआ, यूके में और यूएसए में 1920 के दशक में स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे सबसे अहम भूमिका जब 1889 की हुई, 1889 की, तो वहीं आप लोगों को समाज कार्य के पिता जिनको कहते हो आप लोग, जेम्स एडम्स की भूमिका देखने को मिली, जेम्स एडम्स की। तो हाउस की स्थापना के लेकर अगर हम बात करते हैं, हल हाउस की स्थापना को लेकर एक संघीय बाल श्रम कानून पारित हुआ जो 1916 में हुआ था। तो अब यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिए, 1916 में क्या है, शिकागो के गरीबों के लिए हल हाउस की स्थापना की गई। शिकागो के गरीबों के लिए हल हाउस की स्थापना की गई, संघीय बाल श्रम कानून पारित हुआ 1916 में। यही बात ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि निर्धन व्यक्तियों को सहायता करने का प्रयास किया गया गरीब राहत कानून 1601 में। और 1601 में कौन कौन से गरीब आते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा। एक आता है कि अक्षम निर्धन को, जो स्वैच्छिक भिक्षुक गृहों को सामंजित करता था, एक तो ये गरीब आता है अक्षम निर्धन। एक आता है शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन आता है ना, तो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ये। और एक हट्टे कट्टे निर्धन आते हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन और भगोड़े को सुधार गृह में दंडित किया जाता है। तो बेसिकली ये 3 टाइप के जो है निर्धन व्यक्तियों की सहायता देने की बात की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये नहीं कहा गया था, बाकी कारीगरी था, भिक्षागृह था और सुधारगृह था। और जहां मैंने अभी आपको तीनों के बारे में जो बात किया अभी, एक अक्षम किस में आते थे? अक्षम आते थे वर्क होम में। जो शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन थे वो किस में आते थे? सर जो सक्षम थे वो आएंगे ना कार्यगृह में।
सक्षम जो थे वो लोग बेसिकली क्या है, देखो जो सक्षम थे कारीगरी इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको बता दूं जो अक्षम निर्धन के स्वैच्छिक भिक्षुक वाले थे वो इसमें आएंगे, भिक्षागृह में आएंगे, वो भिक्षागृह में आएंगे। और जो शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन थे, कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था, वो किस में आते थे, वर्क होम में आते थे। जो शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन थे, भगोड़े थे, उनको किस में रखा जाता था, सुधार गृह में। बहुत बढ़िया, ये 3 बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तीनों स्पष्ट हो गया भाई, बताइए जितेंद्र जी, कुणाल सर, स्पष्टीकरण हो गया ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा नंबर का है, 94 है। अब आपको अगर मैं कहूं कि मानसिक क्रिया जैसे सीखना हो सकता है, ध्यान देना, अपने आप को रखो दिमाग में, स्मृति, भाषा, चिंतन, तर्कणा, सृजनता में परिवर्तन या स्थिरता को कहते क्या हो आप लोग? ऐसे शब्दों क्या बोलोगे जहाँ पे सीखना, ध्यान देना, स्मृति, भाषा, चिंतन, तर्कणा करते हो, क्या कहोगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और यही आपने सही बताया है, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में जी जी ओके, कोई बात नहीं, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। सर आप मुझे जरा बताएं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में कॉन्सेप्ट किसने, कौन सा विद्वान था जिसने क्लियर किया है संज्ञानात्मक विकास? बहुत बढ़िया, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो था, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और कहा कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान और भंडार का जो स्वरूप है वो विकास के प्रत्येक अवस्था को या अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। तो पियाजे ने इस विकास का जो नाम दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कहीं कहीं संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही विकासात्मक सिद्धांत कह दिया जाता है ना। सॉरी, अगर मैं आपसे कहूं यहां हटा दो संज्ञान की जगह, मैं विकासात्मक लिख दूंगा, तो क्या ये जवाब सही रहेगा? बोलिए। क्यों भाई? सर विकासात्मक तो और भी लोगों ने दिया ना। तब किसको लगाओगे आप? सोचिए प्रश्न को, फिर किसको जवाब दोगे? सर प्रश्न के हिसाब से विकासात्मक सही होगा। फिर भी उतना ही चलो जितना अच्छा लगता है काम करने में, है ना। तो यही आपका सही जवाब है, संज्ञानात्मक विकास का ही नाम है विकासात्मक सिद्धांत। हाँ, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से थ्योरी दिया है। मैंने प्रश्न नहीं पूछा कि विकासात्मक सिद्धांत में कौन से विद्वान का नाम है ना। यहाँ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा जीन पियाजे के बारे में कि संज्ञानात्मक विकास को ही इन्होंने विकासात्मक सिद्धांत भी कहा है। और इन्होंने कितनी अवस्था बताई है? 4। नंबर 1 संवेदी अवस्था, 0 से हाँ 0 इसमें शामिल करो, 0 शामिल करना। एक बात ध्यान रखना, इसमें गर्भावस्था को शामिल किया गया है। अब मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ आप लोगों को। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, ये बात आप जानते हैं। जब मैंने कहा कि ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकासात्मक सिद्धांत कह सकते हो, तो क्या इसका संवेदी वर्ष 0 से 2 वर्ष कहोगे या हाँ या ना में जवाब दो? जी सर। क्यों कुणाल सर, संजय जी बोलोगे? विकास तो गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, तभी तो हमने उसको 0 से लिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप कभी कभी सिगमंड फ्रायड की तरफ अगर चले गए तो सिगमंड फ्रायड की अवस्था में 0 मत लिख दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा जवाब। हाँ, वहाँ जन्म आ जाएगा, वरना वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। दोनों बातें समझते चलिएगा सही तरीके से। अगर हम बात करते हैं कि आपने संवेदी को तो लगा दिया, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होगी वो 2 से लेकर 7 वर्ष होगी। फिर उसके बाद, अच्छा पूर्व में पता है आपको, एक आप लोगों ने सुना है पलटावी ज्ञान, कितने लोग जानते हैं पलटावी ज्ञान? पलटावी ज्ञान कितने लोग जानते हैं? नकल करना, अनुकरण करना। ना, अनुकरण नहीं। अनुकरण की शीलता तो पाई जाएगी मैडम इस अवस्था में, लेकिन अनुकरण को पलटावी ज्ञान ना जोड़े।
हाँ, जैसे कुछ पहले Conservation- सीखे हुए होते हैं, आगे कुछ सीखते हैं नया, तो उसमें हम करेक्शन कर लेते हैं, इसी को कहते हैं। नहीं, करेक्शन कर लेना संशोधन कर लाता है, नो। वो एज नहीं होती ना। ना, अब मैं बताता हूँ, सुन लीजिए आप लोग। पलटावी ज्ञान क्या होता है मैडम, इसको देखो। अगर मैं आप लोगों को जैसे छोटे बच्चे 2 से 7 वर्ष के हैं, तो आप ऐसे करते हैं कि एक गिलास लेते हैं और एक बड़ा सा कप लेते हैं। सर कोई ज्वाइन होना चाहता है? ओके, अगर आप जो है यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। नहीं, ज्वाइन कोई नहीं हो रहा है। देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ जो आप मिल्क भरेंगे तो गिलास पूरा भर जाता है, क्योंकि पतला है ये, थोड़ा सा इसकी ऊंचाई है। लेकिन जो दूध मात्रा दोनों की बराबर है, दूध की मात्रा दोनों की बराबर है, और कप में आधा कप आता है। अब बच्चों को जैसे देते हैं दूध, तो वो बच्चा कहता है कि उस व्यक्ति को दूध ज़्यादा मिला है ना। मान लीजिए इसका राम है, इसका नाम श्याम है, तो श्याम कहेगा कि भाई राम को दूध ज़्यादा मिला है। कारण ये है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसे किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? पलटावी ज्ञान नहीं, कंजर्वेशन नॉलेज नहीं है उसके पास। तो मैं आपसे कहूँगा, इसको क्या बोला जाता है? एक प्रकार से पलटावी ज्ञान बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो क्रियाशीलता एक्टिविटी है, ये पाई जाती है पूर्व संज्ञानात्मकता में। इसका डेवलप हो जाता है किस में? याद रखेंगे, मूर्त, या हम कहते हैं स्थूल। मूर्त या स्थूल नाम देते हैं हम लोग, और ये 7 से 12 वर्ष होता है, इसमें इसका डेवलप हो जाता है इसमें। और चौथी अवस्था, ये बेसिकली क्या होता है? ये तार्किक चिंतन करने लगता है इस अवस्था में। इस अवस्था में क्या करने लगता है? तार्किक करने लगता है। इस अवस्था में तुलना करने लगता है, अंतर करने लगता है, समानता करने लगता है, असमानता करने लगता है ना। सारी चीज़ जान जाती है। अच्छा, पलटावी ज्ञान को शुद्ध हिंदी में मैं आपको बता दूं, इसको बोला जाता है उत्क्रमणीशीलता। नोट करना, कर लीजिए, क्रमणशीली या शीलता, ठीक है। उत्क्रमणीशीलता पाई जाती है, इसे ही पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वही बात है, ये बात दोनों एक ही है। एग्जाम में आपको बेसिकली जो सीटेट में पूछा गया था, वो था आपका पलटावी ज्ञान। आप लोगों से हो सकता है इस तरीके का नाम देखने को मिल जाए, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक आती है चौथी अवस्था, और जिसका नाम है औपचारिक। औपचारिक को कहा जाता है अमूर्त कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अमूर्त बोला जाता है। और ये 12 वर्ष से प्लस होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्कीमा एक होता है। स्कीमा का नाम सुना? कितने लोग जानते हो स्कीमा? स्कीमा कितने लोग जानते हो? नहीं पता सर। बेसिकली जीन पियाजे ने स्कीमा को इसलिए बताया कि बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदल कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या करता है। स्कीमा मानसिक प्रखंड होता है, या प्रकम होता है, आप कह सकते हो प्रक्रम होता है, या प्रखंड भी बोल सकते हो स्कीमा की शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो जो चीज़ें मानसिक में चीज़ें आती, जैसे मैं कहूँ कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, वातावरण से जो आपने अर्जित संपूर्ण ज्ञान संगठित किया है, उसको बोलेंगे स्कीमा। क्या बोलेंगे उसको? स्कीमा। जानते हो कौन बोलता है ये बात? जीन पियाजे। अब आप कहूँ अगर मैं आप लोगों से कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। ये शब्द केवल स्कीमा है जो है जीन पियाजे का है। बाकी आप कुछ और सोच सकते हो। अर्जित ज्ञान को भाई डेवलप कर रहा है, अपना ज्ञान विकास कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इस तरीके का नाम दे सकते हो यहाँ पे। लेकिन जीन पियाजे ने इसको स्कीमा दिया है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से संस्था की विशेषता कौन सी है? अब बताइए। संस्था में पढ़ा चुका हूँ, सब लोग जानते हैं, हालांकि सारा चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। संस्था के बारे में बताएं, बताएं। ऑप्शन 2, सामूहिक और सामूहिक क्रियाकलाप। ओके। आपने बताया है यहाँ पर ऑप्शन 2, सामूहिक और क्रियाकलाप। विशेषता कौन सी है? अच्छा ये बताइए जरा भाई, आप समूह का प्रतीक, विशेषता कौन सी है? अच्छा, यहाँ पे कोई प्रतीक नहीं होता, प्रतीक तो होता है भाई। क्यों भाई? प्रतीक तो होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए आप तो भाई इसको काट देंगे। अस्थायित्व होता है भाई, अस्थायी थोड़ी होता है।
हाँ, अस्थायित्व तो होता है, अस्थायी नहीं होता है। कोई निश्चित उद्देश्य नहीं, उद्देश्य होता है। लगभग ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा क्लास में जिसने बताया नहीं होगा, सबको मालूम हो गया। याद रखिएगा सभी लोग, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ये जो मनोविकास का सिद्धांत है, ये इरिक इरिक्सन का है, और जो ये सामाजिक संरचना है, ये ज्ञान का एक सिद्धांत है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी जो है पीटर एंड बर्गर द्वारा और थॉमस लैकमैन द्वारा पेश किया गया था। सामाजिक निर्माणवाद या सामाजिक रचना 1966 में। ठीक है, याद रखेंगे ये, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो यहाँ पे सही जवाब आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है और यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरल प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। इस्माइल दुर्खिम की भी सामान्यता का सिद्धांत का आधार क्या था? कर्मकांड था, या अनुसरिता था, या अप्रतिमानता था, या पश्चगमन था? शुद्ध हिंदी, पश्चगमन। यहाँ पे और कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? सी आएगा, सी। अप्रतिमान। वेरी गुड। यहाँ पे सर आपका बता दूं कि दुर्खिम ने जो विसामान्यता का सिद्धांत का आधार बताया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। विसामान्यता का सिद्धांत अप्रतिमान था, अप्रतिमान था, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, एनोमी करके मैंने आप लोगों को कई बार चर्चा पर चर्चा किया भी है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए एनोमी। एनोमी का कॉन्सेप्ट किस विद्वान ने दिया था? याद रखिएगा आप सभी लोग। इसी को हिंदी में कहा जाता है क्या? अप्रतिमान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अप्रतिमानहीनता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यक्तित्व पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, व्यक्तित्व और उसकी कृति, उसके वर्क, उसके कार्यों पर, तो किस तरीके से इन्होंने चर्चा पर चर्चा किया है इस्माइल दुर्खिम ने। हम इसके कार्य पे बात कर रहे हैं इस्माइल दुर्खिम की। तो 1893 में श्रम विभाजन है, मालूम होना चाहिए आपको। क्या ये सही है? बोलिए। अरे इतना तो बोल ही सकते हो। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 1895 के बारे में, 1895 में सामाजिक तथ्य के बारे में बात किया था, सामाजिक तथ्य के बारे में बात किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्वान है, इसलिए इसको आप स्टार लगाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1857 में, क्या आप आत्महत्या का नाम देंगे? अरे 57, 97 है। हाँ हाँ 97, हाँ। अगर हम बात करते हैं 1912 में, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, 57 धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, धर्म और ज्ञान की मीमांसा। ठीक है, यही आपका अप्रतिमानता या एनोमी जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया गया, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़िए। अभी मैंने शायद इसके बारे में, ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा पर चर्चा कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर आया था 2021 में, है ना? चिंतन, अनुभूति और क्रियाओं के बारे में चेतना का मात्रा को क्या कहेंगे? आत्मचेतना, स्वभाव, स्वाभिमान, या आत्मसम्मान, या आत्मविश्वास? क्या बोले? आत्मचेतना। आत्मचेतना। शायद आप लोगों ने जवाब भी दिया था चेतना को ही। चेतना का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जागरूकता, लेकिन मैं जब भी चेतना पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे आप लोगों को चैतन्यकरण के बारे में भी पूछ लेता हूँ। तो आप जरा मुझे बताएं, पाउले फ्रेरे, पाउले फ्रेरे के द्वारा ये चीजें दी गई थी। शुद्धिमतीकरण, शुद्धिमतीकरण, पाउले फ्रेरे। याद रखिएगा, जब एक कीवर्ड से याद रखिएगा, क्या कीवर्ड से याद रखिएगा? पेडागोजी। जैसे ही कभी कोई नाम आता है, किसका नाम आता है बोलिए जरा, जल्दी बताइए। पेडागोजी, अरे बोलिए गोजी, नाम किसका आता है? नहीं मालूम? ओहो, पाउले फ्रेरे का नाम आता है शिक्षा शास्त्र वगैरह के। कहाँ से कहाँ चले जाते हो आप लोग हैं? स्वाभिमान को आप क्या बोल सकते हो? स्वाभिमान जब आपके पास समन्वय, स्वाभिमान
होता है तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और खुद को दूसरे के सम्मान के योग्य मानते हैं, वह बेसिकली स्वाभिमान का ही पार्ट बनता है। आत्मसम्मान किस चीज़ को बोलते हैं? आत्मसम्मान को अपने आप को सम्मान में रखने और यह विश्वास करने के लिए रूप में परिभाषित किया जाता है कि आप अच्छे हैं और अच्छे व्यवहार के योग्य हैं। को देखना गैस बंद है ना। जो स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान को रखने से दूसरे को गरिमा और मूल्य के समय देखने और व्यवहार करने में मदद मिलती है। वो बेसिकली आपका क्या बन जाता है? आत्मसम्मान। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास होना, स्वयं पर भरोसा होना, स्वयं पर भरोसा रखना, आप खुद को स्वीकार करना, अपने कौशल और क्षमताओं के बारे में एक दृष्टिकोण रखना, अपने जीवन में नियंत्रण की भावना रखना, वही आपका क्या कराता है? आत्मविश्वास कराता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए वाला सही बात। आगे बढ़िए। म्यूट हो जाओ कोई। हाँ भाई म्यूट हो जाओ। 98, क्वेश्चन नंबर 98। आप जरा मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से पहलू सामुदायिक संगठन के मामले में सही है? थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर लीजिएगा आप लोग, है ना, तो आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सामुदायिक संगठन के मामले में सही आपको बताना है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आप कहेंगे कि सामुदायिक संगठन के मामले में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए? बिल्कुल। हाँ सर। हाँ सर। क्या आप स्वैच्छिक सामुदायिक संगठन में क्या स्वैच्छिक सहयोग की भूमिका आप निभाएंगे? हाँ सर। क्या आप स्वयं सहायता की बात करेंगे, सेल्फ हेल्प की? हाँ सर। क्या आप नेतृत्व का विकास करेंगे सामुदायिक संगठन में? क्या आप शैक्षणिक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे? तो यहाँ पे तो सभी सही होगा। अब देखिए जरा ऑप्शन में सभी कहाँ है? सी कहाँ से मिलेगा? अच्छा 1 2 3 4 5, ठीक 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 ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। देखिए आपके सामने कह रहा अहम के बारे में बताना। अहम साइकोलॉजी आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका है? अन्ना फ्रायड। चलो आई थिंक इसके बारे में तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि फ्रायड के बारे में जब याद है तो इनके बारे में अभी याद नहीं है। तो आप जरा बताइए, लेकिन आप यहाँ पे अन्ना फ्रायड के बारे में मत सोचिएगा, केवल आप ईगो के बारे में सोचिएगा। हाँ, तो ईगो के बारे में बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट कौन कौन से हैं? क्या आप कहेंगे कि मूल प्रवृत्ति और पर्यावरण के बीच मध्यस्थता पाई जाती है? ठीक है, चलो मैंने इसको आपको साइड में रख लिया। क्या आप चेतना को नियंत्रण करता है और सेंसर का प्रयोग करता है? सही है। हाँ। देखो ईगो जो नियंत्रित होता है वो सुपर ईगो से होता है। तो चेतना को नियंत्रित करता है और सेंसर को प्रयोग करता है। सेंसर मतलब संवेदी का कहाँ ईगो में इसकी भूमिका है, इसलिए इसको सही मत करिए आप, इसको लगाता है, तर्क करता है। मैं बात आप लोगों से ईगो के बारे में बात कर रहा हूँ, सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व की संरचना पर बात कर रहा हूँ, और जिसमें से मैंने आप लोगों से बात कर रहा हूँ अहम पर। अहम मतलब ईगो। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? जी सर। तो आप कैसे कह सकते हो कि चेतना है? ये बात तो ठीक है, चेतना को नियंत्रित करता है, मतलब चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि और तर्क है, ये बात मैं सहमत हूँ। यहाँ तक कि मैं इस पे भी सहमत हूँ कि अहम आत्मसात वास्तविकता और बाह्य पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं में विभेद करने की क्षमता भी रखता है, अर्थात वास्तविकता का सिद्धांत को भी संचालित करता है। इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन सेंसर का प्रयोग कहाँ करता है? संवेदी जैसी प्रक्रिया को कहाँ प्रयोग करता है? इंद्रिय जनित जैसी प्रक्रिया को कहाँ संचालित करता है? गलत जवाब आपका सेकंड। वास्तव में अहम व्यक्तित्व का कार्यवाहक है और यह ईद और सुपर ईगो दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, ये ना कि सेंसर का प्रयोग करता है। ये गलत चीजें हैं, इसको ध्यान रखिए। व्यक्तित्व में न्यायिक शाखाओं के रूप में प्रयोग करता है, और ये मैंने अभी आपको साफ शब्दों में बहुत बता चुका हूँ। जहाँ पे कार्यान्वयन करता है, कार्यान्वयन में वास्तविकता का सिद्धांत ध्यान दिया जाता है, इसलिए न्यायिक शाखा होता है, इसलिए ये सही है।
फिर मैं आपसे अगर कहूँ वास्तविकता का सिद्धांत का शामिल है इसको, बोलोगे? बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा शामिल करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। चलो बताइए जरा, ऑप्शन बताइए कहाँ पे है। किसी ऑप्शन में नहीं है ये तो। सर ऑप्शन डी लग रहा है, सिर्फ चारों आएंगे। सेंसर का मतलब सर वो सेंस लगाता है ना, सही क्या है गलत क्या है। सर आना तो चाहिए। सर सुपर ईगो में आपने बताया था ना कि वो तो फिर आदर्शात्मक काम करता है, मतलब तर्क नहीं लगाता। लेकिन अगर क्रियान्वयन की एक्टिविटी शामिल करेगा तो न्यायिक शाखा भी होनी चाहिए। मेरे समझ से व्यक्तित्व में न्यायिक शाखा की जगह इसको ये लिखना चाहिए था, न्यायिक शाखा की जगह इसको ये लिखना चाहिए था, बाह्य पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं में विभेद करना का कार्य करता है। तो नहीं, ये आपका सही रहेगा भाई। यहाँ पे आप इसको काटिए, थर्ड को काटिए। और इसने अगर हम चेतना को मान रहे हैं भाई तो चलो अच्छा ठीक है। और सेंसर का, लेकिन सेंसर का प्रयोग मैं आपको बता दूं ना, जीन पियाजे का नाम याद रखिएगा, इसकी बात नहीं होती इतना। लेकिन अगर इसने कह रहा है कि भाई चेतना का नियंत्रण है, तो चेतना में सेंसर, इच्छा शक्ति में सेंसर आ सकता है। सर सेंसर का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि वो सही गलत में अपन सेंस लगाते हैं ना, तो वो नहीं, ऐसे कैसे सोच सकते हो आप? ऊट पटांग मत सोचो ना। सेंसर का मतलब ये नहीं है। सेंसर का मतलब होता है संवेदी। संवेदी का मतलब हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें संवेदनाओं, तो संवेदनाओं बेसिकली उसका प्रयोग करना। नहीं ये तो देखो, चलो अच्छा ठीक है, मान लो काट दो इसको, काटो भाई सभी लोग काटो। यहाँ पे सही आपका जवाब अगर हम बात करें, चलो आगे देखो, ध्यान से देखो फिर से, ये आपका सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति सही हो जाएगा, चेतना का नियंत्रण भी हो जाएगा सही। आपका व्यक्तित्व में न्यायिक की जगह आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या शामिल करना चाहिए यहाँ पे। इसको शामिल करना चाहिए था बाह्य पर्यावरण से संबंधित। बाह्य पर्यावरण से संबंधित अगर होता तो सही होता, वरना गलत। न्यायिक बेसिकली संविधान वगैरह जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करने लगा, न्याय की जैसे बात करने लग रहा है, इसलिए गलत काट दो इसको। और वास्तविकता का सिद्धांत काट दो इसको। तो अब आप देखिए जरा 1 2 4 कहाँ पे है? ये भी नहीं है क्या किसी में? 1 2 4 अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर पहले में है, पहले में है, इसको काट दीजिए। 1 2 4 है आपका पहले में, 1 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही कर। चलो आगे बढ़ो। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अंगीकृत की गई सतत विकास के लिए 2030 की कार्यसूची किसके लिए कार्य योजना है, या किसके लिए कार्य योजना है? 100, क्वेश्चन नंबर 100। क्या चीज? समृद्धि। चलो क्या ये जनता नहीं शामिल करोगे? देखो सतत विकास के शिखर में अंगीकरण का प्रयोग जनता के लिए कार्यसूची में रखा गया, क्या जनता नहीं रखोगे? जनता के लिए तो था वो सब, तो रखो इसको। अच्छा ग्रह का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ग्रह क्या है, इस चीज को आप ध्यान करें। प्लैनेट पेपर, अर्थ की बात नहीं है ना? बिल्कुल। अब प्रोग्रेस, अच्छा ये जो आपका पॉइंट नंबर 4 दिया गया है, समृद्धि का विकास किया गया है। प्रगति ऐसे शब्दों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपसे कहूँगा कि जनता को रख लीजिए, दूसरे को रख लीजिए, तीसरे को चौथे को रख लीजिए। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो SDGI यूएस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में गरीबी को समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कार्य के रूप में अपनाया गया कि 2030 तक के सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले सके, है ना। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 169 विशिष्ट उद्देश्य रखा गया। पहला जो संस्करण इसका आया था 2019 अक्टूबर में, और छठा संस्करण अगर हम बात करते हैं 120वां स्थान शामिल किया गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे SDG को अंगीकृत के ध्यान में रखकर 2015 से 30 तक के आप रखिए 1 2 4 को। ऑप्शन बताइए मुझे, 1 2 4 है क्या? 4 में है। हाँ ये आपका सही गया, ये आपका सही गया। आगे बढ़िए।
देखो मैंने कहा है 2018, 19, 20, 21 इन प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51, आप मुझे बताओ निम्नलिखित में से केस वर्क मान्यता मतलब व्यक्तिक कार्य मान्यताओं में से कौन सा सही है, कौन सी मान्यता आप देंगे, बताइए। क्या आप यहाँ पे जो पहली पॉइंट लिखी गई है व्यक्ति और समाज अन्योन्यश्रित होते हैं, संपूरक होते हैं, ये बात केसवर की मान्यता और विशेषता में किस विद्वान ने कहा है? हैमिल्टन। गार्टन हैमिल्टन। ठीक है, इस बात को आप सहमत रहना। आपको मालूम भी होगा कि एमपीपीएससी में यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनाया गया जो कि आयोग ने माना भी था इसको, हैमिल्टन। परिभाषा के रूप में, केसवर्क की परिभाषा के रूप में यही अननोन श्रुतिया जो बात होती है रिचमंड का नाम आता है। आगे बात करते हैं। मानव के व्यवहार और उसकी अभिवृत्ति और विभिन्न प्राचलनगत कारक प्रभावित करते हैं, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। समस्याएं मनोवैज्ञानिक और अंतर्वैयक्तिक प्रकृति की होती है। सही है सर। क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं होगा? समस्याएं मनोवैज्ञानिक नहीं मिलती है और अंतर्वैयक्तिक प्रकृति की नहीं होती, होती है केस वर्क में समस्याएं भाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक अध्ययन तो करते हो, तो इसलिए ये भी सही करो। अब सामाजिक व्यक्तिक कार्य में, सोशल केस वर्क में व्यक्ति की समस्या सुलझाना और ऊर्जा और क्षमता को सकारात्मक तरीके से मार्ग देने को विधि के रूप में जानी जाती है। क्या ये भी सही है? क्या सोशल केस वर्क में यानी सामाजिक व्यक्तिक कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता है और प्रत्येक जरूरतमंद और समस्याग्रस्त व्यक्तियों तक पहुंचाता है? बिल्कुल सही है, ये भी सही। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 सभी कूट को लगा दो। देखो किस ऑप्शन में है? सी। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका सारे के सारे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 102। अब बताइए मुझे जरा 102 का इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रश्न आपके सामने आपको कह रहा है कि कूट में कार्यस्थल पर व्यवहार के, अब ये प्रश्न जानते हो कहाँ से है? यूनिट नंबर 9 से। कह रहा है कि मानव संबंध अभिगम, मानव संबंध अभिगम मतलब जान रहे हो? क्या कह रहे हो आप? म्यूट हो जाओ सबको। हाँ भाई म्यूट हो जाइए। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट अप्रोच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अप्रोच की। तो बताओ जरा सही उत्तर चुनो। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह उन अभिगम के विपरीत है जो भौतिक अर्थों में कर्मकारों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए वैयक्तिक तथा अति तर्कणापरक बल देता हो? देखिए, विपरीत तभी है जब कर्मकार के व्यवहार की व्याख्या व्यक्तिक और अति तर्कनापूर्व बल दे, और जब तर्कना की बात हो, कार्यस्थल पर यह काम तो होता ही है। कभी भी सोशल वर्कर बिना तर्क का काम नहीं करता, तर्क पर काम करता है और उसकी विपरीत तर्क पर बल देता है। तो इसलिए आप यहाँ पे सही जवाब पहला करेक्ट है। पहला करेक्ट है। कर्मचारी न केवल वित्तीय इनाम से प्रेरित होते हैं बल्कि सामाजिक कारक जैसे प्रशंसा, अपने मन की या अपनेपन की भावना, उपलब्धि की भावनाएं, किसी के काम में गर्व से भी प्रेरित होता है। औद्योगिक व्यक्ति की तर्कना पर बात करता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन, एक मिनट मेरी बात पहले सुन लीजिए। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट अप्रोच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक एल्टन मेयो ने, किसका क्या नाम था? एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया। उस थ्योरी में इस बात को बताया कि मानव आवश्यकताओं के अध्ययन और काम के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और अनौपचारिक समूहों पर महत्व देता है।
इसलिए जब कर्मकार के व्यवहार की व्याख्या करेंगे तो केस और तर्कपूर्ण पर आप बल देंगे। यहाँ पर उसके विपरीत है जो भौतिक अर्थों पर बात करता है। और यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट सही है। अब बताइए क्या कह रहे थे आप? सर ये थोड़ा लाइन में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि उन अप्रोच के विपरीत काम करता है ये मानव संसाधन अप्रोच। समझिए, उन अप्रोच के विपरीत काम करता है मानव अधिगम अप्रोच जो भौतिक अर्थों में कर्मकार के व्यवहार की व्याख्या कर रहा हो। भौतिक अर्थों, एक प्रकार से भौतिक अर्थ क्या समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर, वो मतलब जो उनको तनख्वाह देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही आपकी भौतिक अर्थ बताता है, वही आपका भौतिक अर्थ बताता है। और भौतिक अर्थ में आप इसी चीज़ को ही शामिल करेंगे जहाँ शरीर से संबंधित भौतिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि सांसारिक लौकिक चीज़ों को भी आप शामिल कर सकते हो, जहाँ भौतिक संपदा, भौतिक उन्नति, सारी चीज़ें आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। खासकर मटेरियल को, वही चीज़ें यहाँ पे शामिल की जा रही है। भौतिक यहाँ पे कोई लिक्विड वगैरह पदार्थ वगैरह मत सोचिएगा, फिजिक्स मत सोचने लगिएगा आप, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ शब्द नहीं है। यहाँ सांसारिक लौकिक की बात हो रही है, आपकी भौतिक दैनिक इच्छाओं की बात हो रही है। सही जवाब है आपका ये पहला। अनौपचारिक समूहों पर महत्व देता है, अनौपचारिक समूहों पर महत्व देता है। सही होगा सर। अनौपचारिक समूहों पर महत्व देता है, ये बात ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में कही गई थी। कार्य स्थल पर व्यवहार के मानव संबंध अभिगम की बात अगर मैं करूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां पे गलत जवाब होगा, ये उद्योग में नहीं, कार्य स्थल पर बात करो आप तो आप सही रहेगा। उद्योग में ऑप्शन नंबर गलत। दूसरी बात, इसमें सामाजिक प्राणी के रूप में फैक्ट्री और सामाजिक व्यक्तियों के रूप में कामगारों के प्रारूप का प्रारंभ किया गया है। देखिए, सामाजिक प्रणाली के रूप में जो फैक्ट्री है, मतलब सोशल सिस्टम के रूप में, सोशल सिस्टम के रूप में फैक्ट्री है, सामाजिक व्यक्ति के रूप में, और सामाजिक व्यक्ति और फैक्ट्री के रूप में कामगारों के प्रारूप का प्रारंभ करता है। ये गलत जवाब है, ये कहना उचित नहीं है कि ह्यूमन रिलेशन जो मैनेजमेंट अप्रोच है वो कार्य स्थल पर फैक्ट्री और सामाजिक व्यक्ति के रूप में कामगारों में प्रारंभ होती है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ कहीं भी आप क्रियाशीलता को या किसी भी एक्टिविटी को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शामिल है। देखो, सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत वो बातें सत्य है। जब सामाजिक प्रणाली की बात करेंगे तो फैक्ट्री के अंतर्गत एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, बध जाते हैं। हाँ, आपको अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप केस वर्क लिख सकते थे, आप ग्रुप वर्क लिख सकते थे, इनकी जगह आप कम्युनिटी वर्क लिख सकते थे। अब इनके अंतर्गत जो सामाजिक व्यक्ति के रूप में, कामगार के रूप में प्रारंभ हो रहा था, तो वहाँ पे आपका ये सामाजिक प्रणाली बन जाती है, फैक्ट्री में नहीं बन पाएगी। और फैक्ट्री के रूप में आप, क्योंकि रूप तो आपने सामाजिक प्रणाली दिया दे दिया, तो मैं कहूँगा कि आपका अगेन सामाजिक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में फैक्ट्री यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। और यह औद्योगिक व्यक्ति का तर्कणापूर्ण और आर्थिक मनुष्य बनाता है। अब ये कहना ठीक रहेगा, आप यहाँ पर तर्कणापूर्ण को जोड़ दिया, आर्थिक मनुष्य को जोड़ दिया, तर्कना जोड़ दिया, औद्योगिक व्यक्ति को जोड़ दिया, तो अब आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे औद्योगिक व्यक्ति कहना उचित ये नहीं कि केवल फैक्ट्री है। बहुत सारी चीज़ें शामिल कर लिया आपने मानव संसाधन में अप्रोच में। औद्योगिक व्यक्ति में बहुत सारी एक्टिविटी को आपने शामिल कर लिया, अनगिनत एक्टिविटी है औद्योगिक व्यक्ति के लिए। आप समझ रहे होंगे अच्छे से, चाहे कंपनी, चाहे फैक्ट्री, चाहे एनजीओ, चाहे सरकारी एनजीओ, चाहे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो मैं कहूँगा आपका कि पहला आपका सही है केवल, और चौथा आपका सही है, बाकी सारे गलत है। मतलब दूसरा तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर देखो सी में लिखा हुआ है, पहला और चौथा, यही कुट आपका सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लीजिए, 103 नंबर का। आप बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन से जन आंदोलन है? क्या ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इसी में कि दूसरे पेपर में था ये? 1, 2, 4 आएंगे सर।
ऑप्शन सी। सर फिर से रिक्वेस्ट सेंड करो, प्रीति कह रही भाई। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चलो फिर से सेंड कर दें, टाइम हो गया तो काफ़ी बच्चे। चलो आप बताओ जरा भाई, आप लोग बताओ जरा। ये अभियान नहीं होगा, बाकी सारे तो है आंदोलन। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, तो आप शांत घाटी मूवमेंट को आप 1973 बोलेंगे, समाप्त हुआ 1980 में, ये बात कहेंगे? ठीक है, ठीक है। अच्छा, केरल के कुंती पूंछ नदी आदिवासियों द्वारा विद्युत बांध के निर्माण में विरोध किया गया था इस शांति घाटी आंदोलन को बचाने के लिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कर लीजिए 73 से 80 के बीच में। बताओ, अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या 1989 का नाम देंगे आप लोग? जी सर। इसका नेतृत्व करता बाबा आमटे का नाम, बाबा मेघा का नाम, मेघा पाटकर और अरुंधति रॉय। तो आप यहाँ पे तीनों नाम याद रहे। आपको ये भी आप कहेंगे कि एमपी से गुजरात, हाँ। जल का अभाव था गुजरात में, जल का भराव था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। किस नदी पर था ये? नर्मदा नदी पर। उस पर बात बनाने के संबंध में था। चलो बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों का। राष्ट्रीय महिला सम्मान अभियान, क्या आप महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को समाप्त करना और महिला अधिकार कार्यकर्ता मानसी प्रधान के वर्ष 2009 में इसकी रूप में स्थापित किया गया। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय महिला अभियान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में बताया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में महिला अधिकार कार्यकर्ता मानसी प्रधानता वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई। 2009 में अगर हम बात करते हैं, जब 2009 में इसकी स्थापना की गई, तो आपको मालूम होगा कि एक आंदोलन चलाया गया 2012 में दिल्ली में, एक सामूहिक बलात्कार की जो एक्टिविटी किया गया था, उसी परिप्रेक्ष्य में निर्भया आंदोलन चलाया गया था। कितने लोग जानते हो? जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खतरों के प्रति उदासीन हो गया था। तो यहाँ पे एक प्रकार से अगर हम बात करें, आंदोलन चलाया गया, और यह आंदोलन 17 सितंबर 2012 की सुबह भारत के दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के, है ना, उसमें एक चलती बस में 23 वर्षीय महिला के साथ जो है भीषण गैंगरेप हुआ था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह आंदोलन चलाया गया था 2012। और प्रश्न आपका है जन आंदोलन को लेकर, आप क्या जवाब देना उचित समझेंगे? पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को? क्या सभी जन आंदोलन नहीं है? सभी लग रहे सर। तो लग नहीं रहे हैं, है ही सभी। यहाँ पे करेक्ट जवाब मैडम, आपका सही जवाब जो होगा सभी होगा सही। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है। पहला वाला ये क्या है? 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही। आगे बढ़िए। बताइए क्वेश्चन नंबर 104। भारत में संविधान के अधीन भारत के नागरिकों के लिए निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से विहित किए गए हैं? क्या आप यहाँ पे प्रश्न समझ पाए? पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भारत के संविधान में जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए कर्तव्यों में से कौन कौन से कर्तव्य जो है विहित किए गए हैं। क्या आप ये कहना उचित समझेंगे कि जो है वैज्ञानिक मनोदशा का विकास करना, क्या ये कर्तव्य है? बिल्कुल है। आपको अगर मैं बात करूं, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, ये भी है। ठीक है। क्या आप ये कहेंगे कि आय में विषमताओं को न्यूनतम करना? देखिए जी, हाँ बिल्कुल गलत है। ये है ही नहीं, इसलिए आप इसको काटो।
देश की रक्षा करना चाहिए। हाँ सही है। ठीक है, आप लोगों में से आप सबको मैं बता दूं, आप सब लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे। नागरिकों के मूल कर्तव्य सन 1976 में भारत सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए, जो था 11वें नंबर का, जिसमें हमने ये बात कहा था, आप लोग बताया भी था कि माता पिता या अभिभावक को सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस बात से सहमत है? ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ। कुल टोटल पहले 10 थे, जिसमें से केवल आय की विषमता की बात नहीं की गई थी, और बाकी यहाँ पे सारे के सारे शामिल किए गए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 4। किस ऑप्शन में बताइए? 1, 3 है ना, 1, 2 है, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 2 मिला। हाँ, आपका जो 2 वाला है यानी बी वाला, यही ऑप्शन सही है आपका। देखो प्रश्न आप लोग को सरल लग रहे हैं ना, प्रश्न ये कम नहीं है 2021 के परिप्रेक्ष्य में, उसी जैसा ही है, कोट ऐसे ही मिल रहे हैं, है ना, कुछ अलग नहीं है। परंतु केवल आपको ध्यान ये रखना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, शब्दों को समझना है। जो बच्चे शब्द नहीं समझ पाते हैं वो बच्चे प्रश्न गलत करके आते हैं। अब जरा मुझे बताइए, 1948 में HB ट्रेकर के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समूह कार्य के कौशल के परिप्रेक्ष्य में थ्योरी एंड प्रिंसिपल एक किताब आई थी। उसी किताब में जो है बताया गया है सामाजिक समूह कार्य के कौशल यानी सिद्धांत को ध्यान में रखकर। तो आप जब जिसको सिद्धांत मालूम होगा तो आप सीधा सीधा बता दोगे। तो जरा मुझे बताओ, क्या आप प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क ग्रुप में जो नियोजित समूह गठन का सिद्धांत था, विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत था, उद्देश्य पूर्णता, कार्यकर्ता का समूह का सिद्धांत था, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत था, निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत था, लोकतांत्रिक समूह का सिद्धांत था, लचीले कार्यात्मकता का सिद्धांत था, प्रगतिशील कार्यक्रम का सिद्धांत था, संसाधन उपयोगिता का सिद्धांत था और एक मूल्यांकन का सिद्धांत था। क्या इसमें आप कहेंगे कि वर्तमान की वास्तविकता का प्रयोग करने में निपुण हो? ऐसी कहीं बात कही गई है? गलत जवाब है। यहाँ आपको बता दूं कि ट्रेकर ने समाज समूह कार्य के कौशल में वर्तमान की वास्तविकता का प्रयोग करने में निपुण होना चाहिए व्यक्ति। मतलब आप सोशल वर्कर हो, बात को समझिए, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेकर के साथ। ट्रेकर ने ये बात होना उचित है, ये आपको पता होना चाहिए, सोशल वर्कर हो आप, कि वर्तमान की जो वास्तविकता हो आपके सामने, जो भी चीज़ें आपको दिखे उसका प्रयोग करने में आपको निपुण होना चाहिए। ये बात तय है कि ये होना चाहिए आपको। ये फैक्ट पे प्रश्न है, ना कि अप्लाइड है। तो मैं आपसे कहूँ, ट्रेकर ने ये बात नहीं कही है कि वास्तविकता का प्रयोग करने में निपुण है, ये गलत है। ट्रेकर ने व्यावसायिक संबंधों को स्थापित करने में निपुण होने पर बात किया है क्या? और ये कॉमन सेंस का भी प्रयोग कर सकते हो कि सोशल वर्क में यूज किया जाता है व्यावसायिक संबंध, क्योंकि समाज का व्यावसायिक है ही है, प्रोफेशनल सोशल वर्क हो चुका है, इसलिए आपका ये दूसरा सही रहेगा। समूह स्थिति का विश्लेषण करने में निपुण होना चाहिए क्या? बिल्कुल। जो समूह आपके सामने है उसको विश्लेषित करने में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान कौशल होना चाहिए आपके पास। समूह के साथ भागीदारी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चौथे को भी शामिल करो। 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में है लगा दीजिए। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी यानी 4 ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। देखिए आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। FIR आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 106 नंबर का प्रश्न। आपके सामने क्या बोल रहा है? आपसे प्रश्न कह रहा है कि 0 FIR का मतलब बताओ। आपको पूछ रहा है कि 0 प्राथमिकता या प्राथमिकी से निम्नलिखित संबंधित क्या है। अब यहाँ पे इसका मतलब जानते हो क्या? इस प्रश्न का मतलब जानते हो क्या पूछ रहा है? यह आपसे पूछ रहा है 0 FIR। अब प्रश्न इंग्लिश में भी देख लो, यहाँ पे देख रहे हैं आप ना, कि कह रहा है कि फॉलोइंग और रिलेटेड टू 0 FIR। और FIR को फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यही ना?
तो आप जी इंफॉर्मेशन। हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसके संबंध में आपसे पूछा गया लेकिन जीरो रखे। तो आप मुझे पहले ये बताइए, पहले ये समझ लीजिए कि जो जीरो एफआईआर होता है, कोई भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकता है, यानी घटना अधिकार के क्षेत्र के बावजूद बाद में जांच शुरू होने के लिए या बाद में जांच शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में हस्तांतरित किए जाएंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे राज्य से है, अब राज्य छोड़ दीजिए, राज्य बहुत बड़ी बात चीज़ है, बहुत जल्दी समझ। जैसे मैंने कहा कि आप मान लीजिए दिल्ली के क्षेत्र में रह रहे हैं। दिल्ली में अगर मैं आपसे बात करूं, एक आपका आता है जो है साउथ दिल्ली, और साउथ दिल्ली में एक क्षेत्र आपका आता है लाडो सराय। अगर हम बात करते हैं लाडो सराय का, व्यक्ति चला जाए इंदरलोक। इंदरलोक भी एक क्षेत्र है दिल्ली का, ठीक है। यहाँ इसका एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ जो लाडो सराय की पुलिस है, रहने वाला निवासी लाडो सराय का है, जा रहा था, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो एफआईआर यहाँ पर किया जाएगा इंदरलोक में, पहली वाली। इसको जीरो एफआईआर के अंतर्गत रखना। क्या बात समझ में आई आपको? इतनी अब ये बाद में आपका जो है केस जो है, ये बाद में केस कहाँ चला जाएगा? बाद में जाएगा केस आपका, ये चला जाएगा यहाँ पे लाडो सराय में। वही चीज़ें यहाँ पे बात कही जाएगी, ये है जीरो एफआईआर। अब पहली पॉइंट आपके सामने है, कह रहा कि प्राथमिक उसी क्षेत्राधिकार में दर्ज की जाएगी जहाँ संज्ञेय अपराध है। गलत है सर। प्राथमिकी उसी क्षेत्र में दर्ज की जाएगी जहां संज्ञेय अपराध हुआ है, जहां संज्ञेय अपराध हुआ है। इस जीरो एफआईआर, देखो संज्ञेय अपराध, अब कहने का मतलब मेरे हिसाब से इसको सही मानना चाहिए, सही होगा सर, जहाँ हुआ है अपराध वहीं जाएंगे ना, वहीं जाएंगे। तो ये सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए मैडम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राथमिक किस उसी क्षेत्र अधिकार में दर्ज की जाएगी जहाँ संज्ञेय अपराध हुआ होगा, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कह रहा दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 154, नहीं धारा, देखो ये दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करें 1973 में, 1973 में धारा 154 में भारतीय कानून यानी 154 में संज्ञेय मामलों में जानकारी की बात करता है। संज्ञेय अपराध के आयोग से संबंधित प्रत्येक जानकारी यदि किसी अधिकारी के प्रभारी को मौलिक रूप से दी जाती है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया इसमें शामिल है, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, तो आप इसको आप काटिए, इसको दंड प्रक्रिया संहिता को आप यहाँ पे एलिमेंट करिए, है ना। ये धारा भी तो गलत लिखी है ना, 154 थोड़ी होती है। नहीं, धारा 154 में देखो, अच्छा एक बात ध्यान समझिए, एक मिनट, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 154 की जो भारतीय कानून की धारा है, संज्ञेय अपराध के आयोग से संबंधित प्रत्येक जानकारी यदि किसी अधिकारी के प्रभारी को मौखिक रूप से दी जाती है, नहीं ये भी तो सही होना चाहिए यार, क्योंकि 154 धारा क्या बोलती है आपको? हाँ बताइए जरा, 154 धारा क्या बताती है 1973 का, बोलिए। ये भारतीय दंड संहिता में, ना कि दंड प्रक्रिया संहिता में, ये वाला सही रहेगा। प्रश्न ये बड़ा वैसा घुमा रहा है यार, है ना। चलो आगे देखते। अच्छा थर्ड देखिए, प्राथमिक दर्ज करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। प्राथमिक दर्ज करने के लिए, जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। क्या ये बात सही है? सही है ना। प्राथमिक दर्ज करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, बात सही है, ये तो सही है, सही होगा सर। कोई निश्चित करना फिर और जगह नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका 1 2 और नहीं 2 कहाँ होगा, 2 काटिए, 2 काटिए, 2 काटिए, 3 और 4, 1 3 4 देखिए जरा, कहीं किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 1 3 4 किसी ऑप्शन में नहीं है सर, 1 3 4 तो हो गया, अच्छा खासा है। एक इसका जो आंसर की किसी के पास है, इसके पास बुक जरा देखना क्या आ रहा है इसका आंसर। सर डी आंसर है इसका।
कौन सा? सर पहला नहीं आएगा, पहला गलत होगा। सर डी आंसर है। सी आंसर है। 1 2 4 1 2 अच्छा डी। डी अच्छा 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 2 और 3 है। 1 मिनट 2 और 3 2 और 3। अच्छा ये बताओ जरा, 0 एफआईआर में प्राथमिकी उसी क्षेत्राधिकार में दर्ज की जाएगी जहां संज्ञेय अपराध हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ अच्छा अच्छा, ये कंपलसरी कर दिया, इसलिए गलत हो गया। ये जरूरी बोल रहा है। अच्छा 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 चलो ठीक है, काटिए इसको भाई। तो डी वाले को सही कर लीजिए, हो सकता है ना थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं। आप समझ लीजिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा। ये तो ये गलत हो गया यार, चौथा दूसरा चौथा। गलत है। चलो मैं इसके बारे में अभी जो है मैं कल शुरुआत जैसी क्लास करूंगा ना आप लोगों को, थोड़ा सा 0 एफआईआर के बारे में पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, एक पीपीटी के माध्यम से 3-4 पेज के रूप में। चलो आगे बढ़िए। धारा का पता चला 154 कैसे? वही तो है जो बी वाला में है, वही है धारा 154। हाँ वही है आपका 54 में। मैंने भैया आपको बताया ना, जो वही रहेगा आपका जो मैंने बताया उसमें 54 में। ये तो तय है, कोई दो राय नहीं है कि संज्ञेय अपराध के आयोग से संबंधित प्रत्येक जानकारी यदि किसी अधिकारी के प्रभारी को मौलिक रूप से दी जानी चाहिए, यही बात इसमें है। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ये तो सत्य है। आगे बढ़िए, आज का लास्ट सवाल ले लीजिए। संयुक्त राष्ट्र समर्पित महिला सशक्तिकरण का सिद्धांत में शामिल किया गया, बताइए जरा। बताइए। नहीं बोल रहे हो? सर 2 3 4। अच्छा चलो पढ़ते हैं। लग रहा है सर। संयुक्त राष्ट्र के समर्पित में महिला सशक्तिकरण का जो सिद्धांत में शामिल किया गया है, तो पहला आपसे कह रहा है कि बचत और उधार के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होता है। ये तो सीधा गलत हो गया है ना, ये तो गलत ही है। सभी महिला और पुरुष कामगारों का स्वस्थ और सुरक्षा कल्याण सुनिश्चित करना, ये बात तो ठीक है। सही। समुदाय उस और पश्च समर्थन के माध्यम से समता को बढ़ावा देने की बात करता है, ये भी बात ठीक है भाई। समुदाय पहल करती है, ऐसी बात नहीं, समता की बात होता है, समानता की बात होता है, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। जेंडर समानता के लिए उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट नेतृत्व स्थापित करता है, देखिए ये भी सही है आपका, सही 2 3 है ना। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे कि जो लैंगिक समानता के लिए उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट नेतृत्व को स्थापित करती है ना, ये बात सही रहेगी। और सभी महिला पुरुष के साथ काम करने के लिए उचित व्यवहार और मानवाधिकार और गैर भेदभाव का सम्मान और समर्थन करें, मतलब गैर भेदभाव को, है ना, भेदभाव को नहीं, गैर भेदभाव का सम्मान और समर्थन। सभी महिलाओं और पुरुषों को श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा कल्याण को सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तो आप देखिए जरा 2 3 4 कौन सा ऑप्शन में है? सर सेकंड सही है आपका सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए काफ़ी कूट मिल रहे हैं, आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही रखिए, है ना, या एक सवाल और कर लीजिए, ये 108 10 पूरा कर लीजिए, है ना, 110 कंप्लीट कर लीजिए। समाज कार्य का व्यवसाय किस पर आधारित सहायक क्रिया है? क्या आप बताना चाहेंगे? मानवता दर्शन पर आधारित होगा, बिल्कुल। जी सर। हाँ, आप कहोगे वैज्ञानिक ज्ञान पे आधारित है, मैंने पहले बता रहा, तकनीकी कौशल पे। आक्रामक नेतृत्व प्रदान थोड़ी करोगे तो, ये गलत है। हाँ, नहीं 1 2 3। हाँ, तो ये तो मैंने आपको यूनिट नंबर पहले से प्रश्न है, और यूनिट नंबर पहले में ही मैंने आप लोगों से बड़ी अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया हूँ। तो 1 2 3 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट में है ना, पहला में है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लीजिए। पैसे जागे सर। अच्छा अच्छा पैसेज आ गए, चलो ऐसे ये कितने क्वेश्चन पे आ गए पैसेज? कंप्लीट होने वाले हैं क्या ये? 100 नहीं बीच में है। अच्छा बीच में आ गया, चलो कोई नहीं, तो कल पैसेज कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, चलो चलो कल पैसेज कर लेंगे।